करेंगे शहजाद। जिस तरह ये अहम तरीन खबर आई है सामने और ये प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट खिलाफ ज़ाब्ता मामलात पर भी बात की गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस अहम तरीन डेवलपमेंट को? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया है। 12 मई 2017 का ये मामला है और फिर आज ये फाइनली तहवील में इनको लिया गया। जी बहुत शुक्रिया। ये उस वक्त का वाकया है जब आपको याद होगा कि उस वक्त बहुत सारे जो है छापे मारे जा रहे थे। आपने देखा उन्हीं दौरान उससे कुछ अर्सा पहले जो सारा 9-0 का मामला था वो भी हुआ। कई लोगों को पकड़ा गया जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, कुछ को कहा गया कि उनका ताल्लुक जो है वो सियासी जमातों से है। और उसी दौरान उसके कुछ अर्से बाद ही ये वाली खबर भी सामने आई थी कि जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, उनको तहवील में लिया गया है और ये बताया गया था कि उनका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन बाद में जब ये तफसीलात सामने आई और जैसे भी शाहजेब ने बड़ा तफसील से बताया, उन्होंने उसको भी प्रोग्राम किया था जब ये पिटीशन दायर हुई थी, तब ये मामला सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर हुई थी कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जाती फायदा हासिल करने की कोशिश की थी। और ये सारा मामला जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी में स्टेक लेने का था, ओनरशिप लेने का था और उसके लिए उन्होंने अपना ये जो है रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रेलेवेंट फोरम पे भेज दिया था और अब ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है कि एक साबिक लेफ्टिनेंट कोर कमांडर हो, डीजी ISI हो, जो कि जाहिर सी बात है बड़े इंपॉर्टेंट फराइज उनके रहे हैं, अब तहवील में लिया गया है। ना सिर्फ जो टॉप सिटी वाला मामला है जिसपे कहा था कि तहकीकात की जाए इदारे की जानिब से, बल्कि ये भी कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसे वाकयात हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, जिस वजह से उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो है वो आगाज कर दिया गया, उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है। और आपको पता है कि जो फैज हमीद साहब का पूरा करियर है, खासतौर पे जब वो ISI में थे तो वो भी काफी मुतनाज़ा रहा। जो 2018 के इंतखाबात हैं उस हवाले से उनका नाम आता रहा। जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी यानी कि आज की हुकूमत जमान नून लीग, वो भी उन पे सियासी इन्वॉल्वमेंट के इल्जाम लगाती रही है। खुद जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, इमरान खान कहते रहे कि अक्सर जब हमें कोई बिल पास करवाना होता था तो हम मदद हासिल करते थे, हमें मदद फराहम की जाती थी। तो उस वक्त भी जो है फैज हमीद साहब का नाम उनसे जोड़ा गया। तो ये इल्जाम तो लगते रहे, लेकिन अब ये बाकायदा एक तहकीकात है जिसकी बुनियाद पे उनका जो है जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू किया गया है। तो अब ये जो बाकी वाकयात क्या है, आर्मी एक्ट की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई, उस पर तो इस वक्त हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा उस पर वाज़ेह बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जो है ये ट्रायल शुरू हुआ है। शहजाद साहब, इस तरह जो मालूमात सामने आ रही है और हामिद मीर साहब ने भी कुछ वाकयात का जिक्र किया, ये तो बहुत से वाकयात से वाज़ेह था कि उनकी ज्यादा कुर्बत तहरीक इंसाफ के अफराद से है। इसकी वजह एक ये भी है कि जिस वक्त उनकी रिटायरमेंट के बाद एक वीडियो पैगाम सामने आया, एक वीडियो थी जिसमें वो बातचीत कर रहे थे, वहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे जो उनसे ये कह रहे थे कि वो सियासत में शामिल हों और तहरीक इंसाफ में शामिल हों, और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ वो उस तकरीब में मौजूद थे अपने इलाके में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। जी जुनैद, जब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद जो है अपनी सर्विस में थे, अपने ओहदे पे थे, तो उस वक्त से ही हमें पता है कि उनके कई अमाल ऐसे थे जो कि उनके ओहदे को ना जेब देते थे बल्कि उनके ओहदे की खिलाफ वर्जी थी। जो सारा 2018 से इलेक्शन से पहले के वाकयात थे उसमें न सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट का जिक्र होता था बल्कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है। 2018 के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की जो इत्तेहादी थे PTI के, उनको मैनेज करना हो, कोई बिल पास करवाना हो पार्लियामेंट से, उन सब में उनका जो है जिक्र होता था और वो सब उनके अमाल थे। आपने सुना इमरान खान खुद भी जो है अपने ओहदे से फारिग होने के बाद ये बात करते थे कि हमें तो बाकायदा ISI एजेंसीज मदद करती थी जब हमें कुछ मसला होता था इत्तेहादियों की तरफ से, कोई बिल में हमें पता होता था कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है। आपने सेनेट में देखा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो किस तरीके से उसको डिफीट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उस वक्त नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई। तो उस वक्त हमें पता है, हम मीडिया में थे, हमेशा ये नाम आता था कि एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है, एजेंसी के सरबरा उस वक्त जो है फैज हमीद साहब थे। लेकिन अभी जो मामला हैं, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें ऐसा लगता है कि जब वो अपने ओहदे पे थे और जब उसकी वायलेशन कर रहे थे तो उस केस का किसी का जिक्र नहीं है। और अगर होता तो जाहिर सी बात है फिर वो भी एक सबॉर्डिनेट थे, उनके ऊपर भी आदमी में लोग थे, शायद मामला वहां तक जाता। कोई भी जो अगर उन्होंने इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की थी, एक्टिविटी थी, ऑब्वियसली कोई वो अपने तौर पे तो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं से वो इंस्ट्रक्शंस देते होंगे। तो
तो हो सकता है कि इस वजह से वो मामला अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। जो मामला है टॉप सिटी, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जाती तौर पे गलत इस्तेमाल किया, जाती फायदा हासिल करने के लिए। उससे इदारे का कोई ताल्लुक नहीं था, यकीनन कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी उनको नहीं मिली होंगी कि आपने ये काम करना है। तो जो कुछ उन्होंने किया अपनी फैमिली के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, बजाय ऐसा लगता है कि किया। एक एलिजिडली करप्शन का मामला है जिसमें वो हाउसिंग सोसाइटी में स्टेक लेना चाहते थे, तो वो उनका इंफरादी अमल है, वो इदारे का अमल नहीं है। उसमें जब आप ट्रेस बैक करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इल्जाम किसी और पर आए। पोस्ट रिटायरमेंट भी उन्होंने जो काम किए होंगे, चाहे सियासी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता है, चाहे 25 मई 2022 का धरना हो या उसके बाद के वाकयात हो, वो भी तमाम वाकयात ट्रेस बैक इंस्टीट्यूशन तक नहीं हो सकते या किसी सीनियर ऑफिसर तक नहीं हो सकते। वो उनके अपने ही अमाल होंगे, वो उनके अपने इंफरादी एक्ट होंगे। तो इस वक्त जो प्रेस रिलीज है, ऐसा लगता है कि उसमें वही मामलात हैं जो कि डायरेक्टली उनकी जात से इन्वॉल्व हैं, जहां पे उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, एलिजिडली करप्शन के लिए किया, और पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज थी उनका जिक्र है। वैसे तो हमें पता है, जैसे अभी मीर साहब ने भी जिक्र किया, शाजिद ने भी जिक्र किया कि जब अपने ओहदे पे थे तब भी ऐसा लगता है बजाय कि कई वायलेशन उन्होंने अपने ओहदे की किए, लेकिन उन मामलों का फिलहाल इस प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है। शहजाद साहब, इस खबर को अगर इस तनाजुर में देखें कि पाक फौज जिसमें खुद एहतसाबी का बड़ा सख्त और बड़ा शफाफ निज़ाम है, तो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि ये पाक फौज की जानिब से कितना अहम पैगाम है, और आगे चलकर क्या और भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? आप क्या फोर्सी करते हैं या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा? देखिए, आगे और गिरफ्तारियां होती हैं नहीं होती, क्या फैज अमीर साहब के कनेक्शन कुछ और लोगों से थे या नहीं थे, इसका तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि देखें जो फौजी अफसरान होते हैं उनका ट्रायल कहीं और नहीं हो सकता। आर्मी जो इदारा है, उस इदारे ने ही उनका जो है ट्रायल करना होता है, तो एहतसाबी करनी होती है, और वो चीज आज हमारे सामने आई है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैसे तो कई ऐसे वाकयात हैं जिस पर हम फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ISI का, एजेंसीज का फुटप्रिंट सियासत में नजर आता था, सियासी मुदाखलत में नजर आता था। अभी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले ही जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बताया कि ख्वाजा के जब फैज अमीर साहब जो है वो आए थे और इस हवाले से डील कर रहे थे कि एक्सटेंशन चाहिए, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे, ना सिर्फ PTI से जो कि हुकूमती जमात थी, बल्कि नून लीग से भी वो उस वक्त लॉबिंग कर रहे थे, ताकि जो उस वक्त एक अमेंडमेंट आनी थी कानून में, पार्लियामेंट में, उसमें नून लीग की हिमायत हासिल की जाए। तो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस सब चीजों में, वो तो अब आके खुलकर लोग बता रहे हैं, पहले भी बताते थे, पहले शायद ज्यादा इतना खुल के बात नहीं होती थी, आज उस सब पे बात हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद वो ऐसे मामला थे कि उसका ताल्लुक क्योंकि इंस्टीट्यूशन से था, जनरल बाजवा उनके बॉस थे, वो आर्मी चीफ थे, शायद उनके ताने बाने फिर वहां तक जाके मिलते हों, तो फिर इसलिए शायद वो वाकया तो इस वक्त हमारे सामने नहीं आए। बेहतर तो ये होगा, और हम सब मेरे ख्याल से इसी चीज की ख्वाहिश करते हैं कि कोई भी शख्स हो, अगर वो कोई जुर्म करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई फौरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, जैसे अभी मीर साहब भी कह रहे थे कि 2017 का वाकया है, लेकिन अब जाके कार्रवाई शुरू हुई है इसमें, क्योंकि एक कंप्लेन आई, सुप्रीम कोर्ट में गई, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इदारा इसकी जो है वो तहकीकात करेगा। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी उनके कई ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इस प्रेस रिलीज में हमें बताया गया है कि जो कि वायलेशन है आर्मी एक्ट के। तो बेहतर तो ये होता है कि जब वो ताकत में थे और उस वक्त अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन के लिए, जमीन हासिल करने के लिए, किसी प्राइवेट सोसाइटी के मालिक और उनकी फैमिली को हरासा कर रहे हैं, तो आइडियली तो आप और मैं और इदारा भी यही चाहेगा कि उनका एहसास उसी वक्त हो, फौरी तौर पर हो, ना कि जब वो ताकत से चले जाएं, क्योंकि इससे ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा इस पूरे इदारे में कि आइंदा भी अगर कोई, चाहे वो सीनियर मोस्ट ओहदे पे क्यों ना हो, चाहे वो DG ISI क्यों ना हो, अगर वो अपने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमें तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग भी जो कि ओहदे पे रह के अगर कोई मुदाखलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है यकीनन एक्शन होना चाहिए। और आई एम श्योर इदारा इस हवाले से जो है वो एक किरदार भी अपना अदा करता होगा, और जहां पे उनको इस तरह की चीजें मिलती होंगी उनको रोकने की कोशिश करते होंगे, ताकि ये सिलसिला जो हम कहते हैं कि रुकना चाहिए, जाहिर सी बात है उसमें इदारे का सबसे अहम किरदार है कि अगर हम कहते हैं कि जब आप ताकतवर ओहदे पे हो, सियासत में मुदाखलत ना करें, ओहदे से रिटायर होने के बाद मुदाखलत ना करें, तो उसमें इदारे का जो किरदार है वो मेरे ख्याल से बड़ा अहम है।